बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से आप प्लान कर चुके होंगे। लेकिन वीकेंड प्लान करने के साथ कुछ एहतियात आपको करनी है। वो क्या, अभी आगे चल के मैं आपको अपडेट करूंगी। आज के शो में अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, कुछ खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक बात याद आ गई। ग़ालिबन उलमाए मुफ़स्सिरीन ने वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा के ज़ेल में लिखा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ईमान वालों से कहा, चलो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करो, मक्का को छोड़ो, तो बाज़ लोगों ने ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा में हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल फरमाया, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही ज़मीन में चलने वाले ऐसे अल्लाह की मखलूक है जो अपना रिज़्क़ साथ लेके नहीं चलती, अल्लाह ही उनको रिज़्क़ देती है। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मखलूक में से कौन सी मखलूक है जो हरीस है, जो अपना रिज़्क़ जमा करती है? तो उन्होंने फरमाया, तीन ऐसे अशख़ास हैं, एक है इंसान, एक है चूंटी, एक है चूहा जो अपने रिज़्क़ को जमा करता है। इसके अलावा अल्लाह की मखलूक में से कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जो कल के लिए रिज़्क़ जमा करती हो। रोज़ाना अल्लाह उन्हें ताज़ा रिज़्क़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये यकीन कर लो, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही की है। हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। बेशक अल्लाह ताला की ज़ाती हालिक है, पैदा करने वाला भी वही है और रिज़्क़ देने वाली भी ज़ात अल्लाह ताला की है। इसी पर हमारा ईमान होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की भी फरावानी होती है और आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। वज़ीर आज़म का सेंट्रल सिटी डिस्ट्रिक्ट का दौरा, रावी सिटी मंसूबे पर ब्रीफिंग की गई। महकमा माहौलियात ने नई भर्ती के लिए हुकूमत से इजाजत मांग ली, समझी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को साथ। और महकमा खजाना का मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन को बजट जारी, सब्सिडी की मद में 3 अरब 8 करोड़ रुपए जारी। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आज की आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब और कैसर खोकर साहब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अच्छा जी, पहली खबर क्या है उसकी तरफ पहले बढ़ते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी मुसलसल खसारे का शिकार है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रेवेन्यू शेयर करवाने में नाकामी का सामना है। भट्ट साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं, मुसलसल खसारा क्यों है? कुछ समझा दें अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। देखिए, खसारा तो अपनी जगह पे, मुझे याद है कि इस पार्किंग कंपनी के ऊपर इसी गवर्नमेंट ने जितना शोर मचाया था कि साबका हुकूमत के जो उस वक़्त के रुकने असेंबली थे नईम साहब, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए गए, उनके ऊपर केसेस भी दायर किए गए कि काफ़ी घपले हुए हैं। तो अब तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है। ये जो 2 साल से 1 रुपया जमा नहीं करवाया, ये 2 साल से रुपया गया कहाँ पे? अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे शहर के अंदर आप ये देख लें,
कुछ ठेके तो अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ठेके हैं वो इस लाहौर कंपनी के पास हैं। जगह जगह पे इनके आपको मिलेंगे, और वो जो आपको पर्ची देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि 20 रुपये मोटरसाइकिल के, 30 रुपये इतने और इतने घंटे के बाद चार्ज, साथ नीचे ये लिखा होगा कि गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। यानी पैसे आपने अच्छे खासे लेने हैं और जिम्मेदारी आपकी कुछ, जिम्मेदारी कोई नहीं, वो उसके ऊपर लिखी होगी इबारत। तो आप ये देखेंगे जो 2 साल से जो पैसे थे ये कहाँ पे गए, ये पैसे उनकी अपनी जेब में गए। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ इनकी आपको बताऊं, आप गाड़ी जाके पार्क करेंगी, मोटर बाइक आपने पार्क की है, देखेंगे कैसा है बंदा, किसी को टोकन दे देंगे, किसी को टोकन, ठीक है जाओ जी जाओ, यानी कि टोकन भी नहीं देंगे। अब वो टोकन ना देने की मद में आफ्टर 8 o'clock टोकन नहीं देते ये। जो गाड़ी खड़ी होगी जाके माल रोड पर, लिबर्टी में या किसी और जगह पे, उसका टोकन नहीं होगा, वो आपको वैसे जुबानी कह देंगे, उसके जो चार्जेस होंगे ये इनकी पॉकेट में जाएंगे। अब वो जो पैसे जा रहे हैं, लाजमी बात है जो पार्किंग कंपनी का ठेकेदार है या जो इसके करता धरता है, उनकी मिली भगत से ही हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खोखर साहब, आपको इस खसारे की वजह क्या समझ आती है, और ये जो रेवेन्यू शेयर नहीं जमा कराया जा रहा है? बिल्कुल, इसकी खसारे की बड़ी वजह जो है वो मैनेजमेंट की नाकामी है। मैनेजमेंट ठीक नहीं है। असल मसला मैनेजरियल इशू है, असल मसला पार्किंग का जो है इशू नहीं है। अब इसमें असलाहात लाने की जरूरत है, इसमें पार्किंग कंपनी में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, पार्किंग कंपनी की जो इनपुट है आउटपुट है उसको बेहतर करने की जरूरत है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। खोखर साहब, ये सब चीजें आप बता रहे हैं कि इन चीजों की जरूरत है, क्या ये मालिकान को नहीं पता? फिर तो ये खुद नहीं ये सब करना चाह रही है ना। जी बिल्कुल, मालकान को भी पता है, लेकिन असल में पार्किंग कंपनी में जब असलाहात आ जाएंगी, नीचे लेवल पर भी असलाहात चली जाएंगी। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, इसका सिस्टम जो है ना वो रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इसको एक नेट में लाने की ज़रूरत है, इसको कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है, ताकि सारा कुछ जो है ना वो कंप्यूटराइज हो जाए और नेट में आ जाए। इस वाले से जो मैनेजरियल शिकायतें हैं ज़्यादातर वो आती हैं, और असलाहात करने की ज़रूरत है। साबिक सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की कोशिश की थी, और उसने समरी भी भेजी हुई है, और ये समरी इस वक्त वज़ीर आला सेक्रेटरी में पेंडिंग पड़ी हुई है कि लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद कर दिया जाए। लेकिन बंद करना किसी मसले का हल नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एक जगह किसी जगह पार्किंग लगाकर 10 मोटरसाइकिल खड़े हैं, वहां एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी चिट्टे ले रहा है, तो वो डाके मारने वाले लड़के से बेहतर है वो चिट्टे 20 रुपए लेकर अपनी पार्किंग कर रहा है और पैसे ले रहा है। मैं तो समझता हूँ वो बेहतर है। इस तरह लोगों को बेरोजगार ना किया जाए। लाहौर पार्किंग कंपनी को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे तो बेरोजगार बहुत सारे हो जाएंगे। आप एक मार्केट के बाहर एक लड़का है, चलो मोटरसाइकिल को तफज़्ज़ुल मिलता है ना, उसने टोकन दिया हो तफज़्ज़ुल, अगर 20 रुपए ले भी लेता है तो कोई बात नहीं, वो डाके तो नहीं ना जाकर मारता। ये डाके मारने से, बेरोजगारी करने से तो बेहतर है ना। और वो इसलिए हुकूमत को पार्किंग कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए, इसमें असलाहत लानी चाहिए, इसमें रिफॉर्म लानी चाहिए, इसका सिस्टम जो है वो बेहतर करना चाहिए। साहब, आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा वैलिड लगा, बट साहब आप भी एग्री करेंगे, कंप्यूटराइज करने का जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी हद तक मामला बेहतर हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल खोखर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि कंप्यूटराइज्ड आप इस सारे सिस्टम को कर दे, लेकिन गवर्नमेंट इसको करेगी नहीं। जो खोखर साहब ने भी बताया कि समरी बंद करने की गई हुई है, ये इसको बंद करने के बाद किसी दूसरे नाम से लॉन्च करेंगे। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि अपने लोगों को आपने अकोमोडेट करना है। और क्योंकि वैसे भी अगला साल जो इलेक्शन का साल है, आपने अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है। आप अकोमोडेट करेंगे तो ये चीजें जो है आपको इलेक्शन के अंदर भी नजर आएंगी। बिल्कुल खोखर साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि आप इसकी मैनेजमेंट को दुरुस्त करें। मैनेजमेंट जब तक दुरुस्त नहीं होगी, देखिए लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी ही इन्वॉल्व है पार्किंग वाली इश्यूज। आपके पास पार्किंग प्लाजा नहीं है, आपने पार्किंग प्लाजा के ऊपर जितने आपने इस वक्त बड़े बड़े प्लाजे बनाए, वहाँ पे किसी जगह पे पार्किंग नहीं है। आपने जितनी रोड्स हैं वो सारी सिर्फ इसी वजह से तजावज़ात और फिर ये रॉन्ग पार्किंग और ये सारे इश्यूज क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। आप इसको फैलाएं इस पार्किंग कंपनी को, लेकिन बेहतर करें, लोगों को पार्किंग की सहूलत बेहतर मिले। जब तक आप इसको नहीं बेहतर करेंगे ये मामला ऐसे ही रहेंगे, और जो रेवेन्यू है ये इसी तरह लोगों की जेब में जाता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत अच्छी बात कही है। ये इस्लाहात जब तक नहीं होंगी, इसी तरह से इनको भी मुश्किलात रहेंगी और मुसलसल खसारा भी रहेगा। ये पैदा होता है कि ये सब चीज़ें बताने के बावजूद, खैर बताने की जरूरत तो नहीं थी, सब कुछ पता होने के बावजूद कोई करना नहीं चाह रहा, वो एक अलग बात है। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।
खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से। वजीर आजम का सेंट्रल सिटी डिस्ट्रिक्ट का दौरा, कल वजीर आजम साहब दौरा लाहौर पर थे, उन्होंने दौरा किया, रावी सिटी मंसूबे पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। खोकर साहब कैसे देखते हैं वजीर आजम के इस दौरे को? जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान का ये दौरा है, मैं समझता हूँ कि नए शहर आबाद होने चाहिए। हाँ। ये वजीर आजम ने जो बात की ये बहुत अच्छी बात है। लाहौर शहर जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ जान आबाद हो गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा मसला लोगों का सबसे बड़ा मसला एक ले लेंगे, ट्रैफिक का ही बड़ा मसला होता है। आप जब सुबह घर से निकलेंगे तो आपको क्राइम का मसला नहीं होगा, आपको ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा होगा। इस वाले से दूसरे जो मसले हैं लाहौर शहर के, आबादी के, पानी के मसले, सीवरेज के मसले, पोल्यूशन का मसला, एयर क्वालिटी कंट्रोल का मसला जो देखें मसला है, इस तरह बहुत सारे मसले हैं। नए शहर आबाद होने चाहिए। लेकिन कोकर साहब इससे जो तहफ्फुज़ात जुड़े हैं जो हाई कोर्ट की जानिब से इस पे जी बिल्कुल, उसका हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। हाँ। जो एक प्लेटफॉर्म आपके पास जब मौजूद है तो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, बजाय इसके उसको रोकें, प्रोजेक्ट रोके ना। उसके लिए जब बेहतर अगला प्लेटफॉर्म मौजूद है तो आप अपील में जाएं। हाँ। अपील में आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तौर पर अपना केस लड़े, बेहतर तौर पर आप अपने आर्गुमेंट दें, आपके हक में फैसला हो जाएगा। अच्छा, मैं ना खोकर साहब की एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ लेकिन दूसरी से नहीं। पहली बात तो ये कि बिल्कुल नए शहर आबाद होने चाहिए, लेकिन दूसरा इशू ये है खोकर साहब कि जिस जगह पे आप ये बना रहे हैं, आप वहाँ से जिन लोगों से जमीनें ले रहे हैं, आप किसानों का, जमींदारों का, उनको उसका मुआवजा उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा ना, दे रहे हैं उनको, आप उनका कम से कम उन बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है? अच्छा, तीसरी चीज, आप शहर आबाद करें, बिल्कुल करें। आप ये देखें हमारी लीड है ज़रई अराजी, बिल्कुल हम सारी ज़रई अराजी को खत्म कर रहे हैं। भाई नए शहर के लिए क्या यही जगह रह गई है? नए शहर के लिए और भी बहुत सारी जगह आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हमारे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, आप ज़रई अराजी को बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। हाँ। जब ज़रई अराजी खत्म हो जाएगी, आप मुझे ये बताइए किस तरीके से हम अनाज के मामले के अंदर खुद कफील होंगे? पहले ही आप किसानों के ऊपर आपने इतना बोझ ला दिया हुआ है, बिजली की सूरत में, खाद की सूरत में, पानी की सूरत में, बिलों की सूरत में, आप ये सारी चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। अब कल आप ये देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर थे, भाई आप खुद कह रहे हैं कि जी हमारा केस जो है वो सही तरीके से पेश नहीं किया गया। केस कैसे सही तरीके से पेश करें खोकर साहब? इशू तो ये है कि आप यहाँ तो किसानों को या जिनकी जमीनें ले रहे हैं उनको उनका मुआवजा तो दे रहा। आप 100 रुपए वाली चीज है, आप 100 रुपए के उनको 10 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल उन बेचारों का क्या देंगे? मैं बताऊं। और अच्छा, आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हाँ। अदालत ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। लेकिन आप ये देखें, ये कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। उसी जगह पर खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये इतना बड़ा अच्छा मंसूबा है, ये है, वो है, फलां है, इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। भाई अदालत ने भी फैसला दिया, आप अदालत के फैसले के अगले रोज ही वहां पे खड़े होकर क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं और किसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं? बिल्कुल नए शहर बसाएं, जरूर बसाएं और बसने चाहिए, लेकिन किसी की गर्दन के ऊपर पांव रखकर नहीं। किसी का हक तलफी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से गरीब किसानों का, जमींदारों का अगर आप हक मारते रहे, बेचारे कहां से 2 वक्त की रोटी खाएंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद और अगली खबर की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि महकमा माहौलियात ने नई भर्ती के लिए हुकूमत से इजाज़त मांग ली है। असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर अगर हम रोशनी डालें तो जो अभी मौजूदा सूरत हाल रही, थोड़ी देर पहले देख लें, मुश्किलात ही मुश्किलात रही। खोकर साहब, ये भर्ती की जो इजाज़त मांगी गई है, मैन पावर ना होने की वजह से ये तमाम नाकामियाँ थी। बिल्कुल, ये खाली सीटें थी जिन पर भर्ती की इजाज़त मांगी है और महकमा माहौलियात ने समरी भेजी है कि जो खाली जितनी सामियाँ ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक की, उन पर हमें भर्ती की इजाज़त दी जाए और जो पाबंदी लगाई हुई है, बैन लगाया हुआ है जो नई भर्ती पर, वो बैन भी खत्म किया जाए और उसको बैन को इजाज़त दी जाए, रिलैक्स किया जाए ताकि वो नई भर्ती कर सके। और महकमा खजाना ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब ये समरी वज़ीर आला के पास जा रही है। वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद जो है महकमा माहौलियात में नई भर्ती हो सके। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी ओवरऑल कैसी है उस बारे? जी बिल्कुल, इस वाले से एयर क्वालिटी कंट्रोल जो आ रहे हैं उस वाले से तो बड़ी बुरी क्वालिटी है। और दूसरा ये कि महकमा माहौलियात जो होता है उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें असलाहत करने की ज़रूरत है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। महकमा माहौलियात जो होता है बहुत एक अहम माहौल है और ख़ास बहुत अहम महकमा है
और इस वक्त लाहौर में देखें कि माहौलियात जो है सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, सबसे बड़ा ट्रैफिक और माहौलियात दो बड़े इशू है इस वक्त लाहौर के। क्राइम पीछे चला गया, सीवरेज पीछे चला गया, लेकिन ट्रैफिक का मसला और माहौलियात का मसला आगे आ जुड़े हैं ना आपस में। बिल्कुल, और इस वाले से महकमा माहौलियात की जो असलाहत करने की जरूरत है, महकमा माहौलियात में रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें नई यंग जो ब्लड शामिल करने की जरूरत है, नई भर्ती करने की जरूरत है, और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके इसका दायराकार भी बढ़ाया जाए महकमा माहौलियात का, और ताकि जो महकमा माहौलियात के जो मसाइल है वो भी हल किए जाए। अच्छा, खाली आसामियां पड़ी हैं, भर्ती नहीं की जा रही, तो ये किस वजह से नहीं, क्या जरूरी नहीं समझा जा रहा खोखर साहब? जी, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ वैसे खाली पड़ी थी, आसामियां अरसा दराज से पड़ी थी, तो ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक की भर्ती की इजाजत मांगी है जी महकमा माहौलियात ने, और महकमा खजाना ने इसको एंडोर्स कर दिया समरी को। अब ये समरी वज़ीर-ए-आला और कबीना के पास जाएगी, वहाँ से मंजूरी के बाद जो है ना वो भर्ती हो सकेगी। बट साहब कितना जरूरी महकमा है? देखिए, ये तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बराह रास्त मैं कहती हूँ इंसानी जिंदगियों के साथ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कारकर्दगी 0+0+0 है। और आप ये देखिए, वज़ीर साहब की गुफ्तगू तो हम टाइम टू टाइम आपको दिखा चुके, अपने शो में दिखा चुके। वो तो खुद कहते हैं जी कि स्मोक थी नहीं, कभी भी नहीं थी। अंदाजा लगाएंगे हमारे मिनिस्टर साहब। खैर, मिनिस्टर को आप छोड़ें, आप ये देखें कि खोखर साहब कह रहे हैं कि इस्लाहात की जरूरत है। मेरा ख्याल है महकमे के अंदर नहीं, हुकूमत के अंदर इस्लाहात की जरूरत है। मैं देखें, अगर हुकूमत ठीक हो जाएगी तो महकमे ऑटोमेटिकली, बिल्कुल कोई जवाब देने, अगर बॉस आपका ठीक हो जाए तो मैं आपको बताऊं, लेकिन ना जो हुकूमत है वो महकमों से बनती है। बिल्कुल, आप महकमों में असलाहत करेंगे तो हुकूमत में असलाहत आएगी ना, नीचे से जाएंगे ऊपर फिर जाएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पहले ऊपर तो इस्लाहात कर लेना, जब ऊपर से ही आवे का आवा बिगड़ा होगा, नीचे वाले कैसे दुरुस्त होंगे? जब उनको चेक एंड बैलेंस करने वाले ही, कोई सवाल पूछने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई कारकर्दगी का जायजा लेने वाला। और अच्छा, अब इनको याद आ गया कि 1 से 15 तक की जो है वो हमने भर्तियां करनी है। कई महकमे ऐसे हैं, स्कूल तक ऐसे हैं, असातिज़ा यानी कि स्कूल खाली पड़े। अब महकमा माहौलियात को याद आ गया कि 1 से 15 तक की सीटें हमारी खाली पड़ी हैं, लोग रिटायर हो गए हैं, अब इनको भर्तियां करनी है। नहीं सर, ख्याल नहीं आ गया। मैंने आपको पहले कहा, अगला साल इलेक्शन का साल है, 2023 आपके इलेक्शन का साल है, आपने अपने लोग अकोमोडेट करने हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे मुख्तलिफ महकमों के अंदर ये भर्तियां खोलेंगे, अपने लोगों को, जो नाराज लोग हैं उनको किसी तरीके से करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग के अंदर यही हुआ है, लोगों ने यही रोना रोया है। सही, यही रोना रोया है कि जी हमारे काम नहीं होते हैं, हमारे लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, वो करें। इवन तक यहाँ तक कहा गया है कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराओ। और ये तो पहले से पता चल रहा था कि मुमकिन तौर पर हर दूसरा बंदा ये कह रहा था इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, हम जहां महकमा माहौलियात की बात कर रहे हैं, कुछ बाहर के एनवायरनमेंट की बात की, मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं। बाहर मौसम कैसा है, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मौसम की सूरत हाल मायदा हमें बताएंगे। जी मायदा, बताइए। जी बिल्कुल है ना, मौसम की बात करें तो शहर में हल्की धूप की किरणें निकली हुई हैं, और उसी के साथ जो है सर्दी की शिद्दत भी देखने में नजर है। इस मिले जुले मौसम को हमारे शहरी खूब अच्छे से एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और तो दूसरी जानिब आज जो है वो वीकेंड भी है, तो शहरी पार्कों में जाकर मज़े से माल्टे खाकर इस धूप को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज शहर का ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, 268 रिकॉर्ड किया जा रहा है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो शहरियों के लिए काफ़ी खतरे का बायस है, अनहेल्दी है हमारे शहरियों के लिए। माहिरीन की जानिब से मास्क का इस्तेमाल लाजमी बताया जा रहा है, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, और फिजा बुरी तरह से आलूदा है उससे भी बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल हमारे शहरियों ने लाजमी करना है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम जो है वो 6 रिकॉर्ड किया जा रहा है। 83 हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो साथ ये भी कहा जा रहा है बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, लेकिन धूप इसी तरह से रहेगी और पूरा हफ्ता हमारे शहरी इस धूप को अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बताई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और इससे कबल जी हम अगली खबर की तरफ बढ़े। मैं आपको बता दूं कि जाफी भट्ट साहब कुछ ज़रूरी काम की वजह से आगे हमारे साथ नहीं होंगे। खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगली खबर हम उनसे शेयर करेंगे। महकमा खजाना का मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन को बजट जारी, सब्सिडी की मद में 3 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जी खोखर साहब। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने जो मेट्रो बस अथॉरिटी है और मेट्रो ट्रेन अथॉरिटी है, इसको
जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी भी कहते हैं, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं, इसको 3 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और ये सब्सिडी की मद में, ऑपरेशनल अखराजात की मद में, और जो मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के जो मुलाजमीन की तरहों की मद में जारी किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है जो दिया गया है, और ये हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद जारी किया जाता है। मेरा ये ज़ाती तौर पर राय है कि जो मेट्रो बस है या मेट्रो ट्रेन है, इनको अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए। अब इनके किराए भी नहीं बढ़ाने चाहिए, किराए बढ़ाने की भी मैं मुखालफत करूँगा, क्योंकि किराया बढ़ाना भी मसले का हल नहीं है। लेकिन स्टेप बाई स्टेप जो किराए होते हैं वो फ्लैट रेट की बजाय स्टेप बाई स्टेप जो रूट एक स्टॉप से अगले स्टॉप तक का किराया जो है वो इजाफा होना चाहिए। लेकिन जो फ्लैट रेट है वो ख़त्म नहीं होना, वो ख़त्म होना चाहिए। फ्लैट रेट जो एक शादरा से बैठता है, गज्जोबत्ता तक जाता है, वो एक ही किराया देता है सारा, जहाँ मर्जी उतर जाए, जहाँ मर्जी बैठ जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। रूट का स्टॉप के मुताबिक किराया होना चाहिए। तो इसका और इसके अंदर जो है इसकी मुख्तलिफ जो है इसके कमर्शलाइजेशन इसकी करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको तजवीज़ देता हूँ कि जो मेट्रो बस है या मेट्रो ट्रेन है उसके अंदर जो है कमर्शियल एड्स जो है ना हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर की इजाज़त देनी चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है, रेवेन्यू आपके पास अच्छा रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू आएगा, उससे रेवेन्यू भी आएगा, और जो मेट्रो बस अथॉरिटी और मेट्रो ट्रेन अथॉरिटी है उनके माली मसाइल भी जो है ना बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। ये भी एक अच्छा कदम है, ये करना चाहिए। और मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस चलती है उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर टीवी लगे हुए थे, वहाँ पर भी ऐड चला दे, कंपनियों के ऐड चलाकर रेवेन्यू कमाएं। मकसद तो अगर आप किसी को टिकट लेकर बिठाते हैं सवारी को, तो वो भी तो रेवेन्यू कमाना है, उसका जरिया होता है ना। मकसद तो उसका रेवेन्यू होता है ना। तो अगर किसी का ऐड चला दे, टीवी लगा लें, और या वो जो पट्टी चलती है। साहब अगर हम देखें अभी जो हमारी मेट्रो का हाल हुआ है, बहुत उनकी सूरत हाल बिगड़ चुकी है, तो ये नई चीजें भी इसमें इनकी रेनोवेशन के लिए भी जरूरत है। जी बिल्कुल, इससे नया रेवेन्यू जब आएगा तो नई जो काम होंगे, नई बसें आएंगी, नए रूट चलेंगे, और नई जो पहले की वो ठीक हो जाएगा, सड़क पर आ सकेंगी। इस वाले से बहुत सारे काम हो जाएंगे। और आपने सजेशन दिया बहुत अच्छी है, और ये अच्छा तरीका है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मसाइल भी हल हो जाएंगे। खोखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, हमें इजाजत चाहिए। नाज़रीन आप हेडलाइंस जानिए, हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक अहम खबर दे दें। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी हम बात करने वाले हैं 30 साल शानदार तालीमी तजर्बा रखता है कनकोडिया कॉलेज, इसकी खिदमात और तालीमी मैदान में क्या किरदार अदा कर रहा है। साथ ही साथ आज के शो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये दरसगाह बनाने का मकसद क्या था, और किस मकसद के तहत कौन कौन सी तालीमी जो इस्लाहात है इसमें लाई गई हैं, और एक बड़े चैलेंज को किस तरह से मीट किया जा रहा है। क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, तो ये किस तरह से कनकोडिया कॉलेज डिफरेंट है और स्टूडेंट्स की रहनुमाई किस तरह से कर रहा है। हमारे स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर कामरान जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है और GM बिजनेस डेवलपमेंट है। अपने मेहमान को खुश आमदीद के लिए अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का एहसान। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगी, 30 साल शानदार खिदमात जो है वो कनकोडिया कॉलेज पेश कर रहा है। अपनी आइडिया बेसिकली क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस जी। ख़ास तौर पे मैं सिटी 42 पे बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया टू गिव यू एन एलेबोरेशन कि हम लोग जो इंटरवेंशन लेकर आए हैं उस पर आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ दे सकें। बेसिकली बीकन हाउस ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान, जो एक एजुकेशन स्ट्रीम को इस हवाले से अंडरस्टैंड करता है कि उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने 2014 में इनफैक्ट वी स्टार्टेड ऑफ, और कनकोडिया कॉलेजेस को हम लोगों ने लॉन्च किया फॉर द इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन। अब इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपके सवाल को इससे रिलेट करना चाहूँगा कि आपने कनकोडिया का नाम ही क्यों रखा। हाँ। जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि शायद उनके माइंडसेट में ये है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड नाम नहीं है, इट इज़ वेरी मच पाकिस्तानी। अच्छा। पाकिस्तान में देयर इज़ अ K2 सीरीज़ जहाँ पर आपके पास एक मैदान मौजूद है उस पूरी पीक्स के अंदर, जहाँ पर लोग रुकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। सही। सो दैट इज़ अ बेस कैंप कॉन्सेप्ट। ओके। उस बेस कैंप का नाम कनकोडिया। सही। हमने वहाँ से इस आइडिया को कंसीव किया है, देन वी टोक इट ओवर कि जी हम भी एक बेस कैंप बच्चों के लिए देंगे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि कहाँ से ये जनरेट किया। एग्जैक्टली। सो बीइंग पाकिस्तानी वी फील, और हमारे पास ये सारे मामलात इसी तरीके से हम लेकर चल रहे होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन में वी आर द पायनियर्स जिन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग को ऑप्ट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी
का एक हम लोगों ने हसूल किया, जहाँ पर एक टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वी आर द फर्स्ट वन, द पायनियर्स जिन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग को लॉन्च किया। और इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, है क्या ब्लेंडेड लर्निंग? ब्लेंडेड लर्निंग टेक्निक इज़ अ टेक्निक जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल इन सपोर्ट टू द स्टूडेंट, इन सपोर्ट टू द टीचर एंड इन सपोर्ट टू द मैनेजमेंट। ओके। अब स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर, एक पोर्टल हम लोगों ने डिवाइस किया, जो एक स्टूडेंट को एक एरियल व्यू में आपके पास बहुत सारे फीचर्स को लेकर चल रहा होता है। ठीक। अब वो जो एरियल व्यू में आप लोग उसकी सपोर्ट दे रहे हैं हम बच्चों को, उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको प्री डिटर्मिन नोट्स मिलते हैं, एग्जामिनेशन प्रेपरेशन मटेरियल मिलता है, उनको मार्किंग स्कीम के मुताबिक उन्हें किन चीज़ों को लेकर चलना है। सो दे आर गोइंग टू गो ऑल द डिटेल्स वट एवर वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक इट टू द लेवल जहाँ पर वो बेहतर मार्क्स भी ले सकें। हम लोग सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, हमारा आज का बच्चा फोकस कर रहा है कि जी ठीक है, एक एग्जामिनेशन आ गया और उसको एक रॉट लर्निंग के थ्रू वो पेपर के अंदर अपेयर हो जाएगा। हम ये तमाम चीज़ें इसलिए डिवाइस कर रहे हैं ताकि बच्चे को हम उस लेवल पे लेके जा सकें जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें। अब उसी पोर्टल पर हम लोगों ने MCQs बेस्ड प्रेपरेटरी मटेरियल भी दिया है बच्चों को, जहाँ पर बच्चे खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं कि हमारी गेजिंग क्या है, हम कितना अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया भी है और हमारे एक जो वो प्रॉपर एक तालीमी निज़ाम चल रहा है उससे डिफरेंट भी है। तो अब जो दूसरे स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, एक चीज़ हम और आप बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में कि टीचर और स्टूडेंट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। इन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचर और किताब, इनकी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बगैर स्टूडेंट सीख नहीं सकेगा। बिल्कुल। ठीक है जी। अब जो टीचर है उसको हम अगर सपोर्ट दे रहे हैं, दैट इज़ टू गिव यू अ लेवल जहाँ पे वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा सके। बिल्कुल। और बच्चों को भी इसका सपोर्ट मटेरियल इसलिए दिया जा रहा है ताकि बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे बच्चे जब इंटर लेवल से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आप रूटीन FSC, मेडिकल इंजीनियरिंग, ICS और इस किस्म के प्रोग्राम्स के साथ आप आगे बढ़े होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जाके हमारे ही बच्चे हैं जिनको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि प्रोग्राम को आगे लेके कैसे चलना है। सो वी आर गोइंग टू मेक इट अवेलेबल ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, उनका एक IQ डेवलप हो जाए और उस IQ को वो लेकर आगे बढ़े ताकि उनके लिए फर्दर एजुकेशन आसान हो जाए। अच्छा जी, बहुत सारे अगर हम तालीमी मैदान में देखें, इस वक्त स्कूल कॉलेजेस हैं जो कि आला तालीमी मेयार के दावे कर रहे हैं। अब जो चीज़ें आपने बताई माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कैसे डिफरेंट है कनकोडिया बाकी स्कूल कॉलेजेस से, और क्या समझते हैं जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के आगे निकल रहा है पास होके, किस तरह से वो डिफरेंट है बाकी तालीमी इदारों से? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट बच्चों के लिए क्या हो सकता है उसके मुतालिक हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। द बेसिक आइडियोलॉजी ऑन विच वी आर वर्किंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो हमारा टीचर जो है, वी आर गोइंग टू ट्रेन देम टू बिकम अ मेंटोर। टीचर से आगे बढ़कर हमें थोड़ा सा सोचना है। मैं आज के टीचर से मेरा एक बड़ा मुखलिसाना एक सवाल होता है कि क्या आपकी ज़िंदगी में जो बेस्ट टीचर्स जिनको आप जहन में रखें, जवाब मत दें उसका, बट आंसर आस कि क्या आप उन बेस्ट टीचर्स जिनसे पढ़ कर आए हैं, क्या उसका 20% भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? बिल्कुल। आपको जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू गिव देम अ लाइन ऑफ थॉट जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है, अपने आप को एक मेंटोरिंग पे लेकर आना है और उस मेंटोरिंग से उन्होंने उस बच्चे को सिखाना है। हमारे पास जिस केडर का बच्चा आता है, ऑब्वियसली जिस एज ग्रुप का बच्चा आता है, उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसको वो आगे लेके चलना चाह रहा होता है और अपने बेटर एक्सपीरियंसेस को भी अटेम्प्ट करने से वो नहीं रुकता। सही। सो व्हाट वी डू इज़, हम उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो माशरे में फ्रॉम द डे वन एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर बेटा, एक बेहतर नेशनल अपने आप को प्रूव कर सके। सो दिस इज व्हाट आवर आइडिया इज। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कनकोडिया कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं? अगर कोई स्टूडेंट प्लान करना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए तो उनको पता हो जी ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब्जेक्ट में वो लोग आ सकते हैं। राइट। हमारा बेसिकली कनकोडिया कॉलेज में इट इज़ अ इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन, जहाँ पर हम FSC मेडिकल, FSC इंजीनियरिंग,
ICS, ICOM, FA की मल्टीपल स्ट्रीम्स और जनरल साइंस के ग्रुप्स के साथ इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली डाउन द लाइन हम बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास BS ज़ूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, आपके पास आर्ट्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो भी हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली वो एक बच्चे को एक ग्रेजुअल ग्रोथ हम अपने ही प्लेटफॉर्म पर वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन। सही। अब जी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो तालीमी मैदान में तो छोड़ें, हर तरफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कोविड के बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी सुना और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट भी हमने देखा कि मुश्किलात भी रहीं। क्या समझते हैं आप, ये चीज़ें आप शुरू से क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि आगे जो आपको ज़रूरतें हैं कम से कम उनको तो आप पूरा कर सके तालीमी मैदान में? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे मैं मूव करना चाहूँगा। अगर हम 2014 से अपने आप को एवेलुएट करें, वी आर द वन जिन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। हाँ। अब ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट को इतना आसान नहीं था लोगों के लिए एब्जॉर्ब करना, ख़ास तौर पे असातिज़ा के लिए भी, कि जी ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू बच्चे को हम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे दे सकते हैं। वी नेवर न्यू कोविड इज़ गोइंग टू हैपन, वी नेवर न्यू कि लॉकडाउन की इस संगीन किस्म की हम सूरत हाल का शिकार होंगे। बट अगेन ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस दे वर रनिंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल, एक्सेप्ट अस। बिल्कुल, हमारे बच्चे ऑलरेडी एक ऑनलाइन मॉड्यूल के ऊपर मौजूद थे, जिसको हमारे किसी भी हवाले से उनको किसी को प्रॉब्लम मुश्किल ही नहीं होगी स्टूडेंट्स के लिए आपके। पैरेलल टू दैट आज बहुत सारे मार्केट के अंदर इदारे हैं जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जी ठीक है वो भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS दे रहे हैं, बट अगेन दे डू नॉट हैव अ लॉजिक कि जी ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनता है। बीइंग अ पायनियर, बीइंग द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ एक चीज़ को अटैम्प्ट करना होता है। सो बीकन हाउस इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम बच्चे को हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी out of the box, but again which is going to support them. So that's how we are going to take it further. सही। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कुछ प्लान्स आपने फ्यूचर के लिए भी कर रखे होंगे, क्या प्लानिंग है स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए? ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है पाइपलाइन में रहती होंगी कि हम ये अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं और आगे अब हमारी ये चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा देखिए मैं टीचर ट्रेनिंग से शुरू करूँगा। हमने अपने जो मेंटोर डेवलप करने हैं, हमारी ट्रेनिंग जो टीचर्स को है वो इसके ऊपर बेस नहीं करती कि हम अपने टीचर्स को ये बता रहे होंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होती है। हम अपने टीचर्स को ये बताते हैं कि बेसिकली आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो मैथ्स को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, फिज़िक्स पढ़ाना है तो फिज़िक्स को कैसे पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाना है तो अगेन सो ऑन सो फोर्थ। हैविंग सेड दैट, हमारे बहुत मॉड्यूल अपग्रेड हो रहे होते हैं जहाँ पे हम बच्चों की ट्रेनिंग भी उसके अंदर शामिल कर रहे होते हैं। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं, उनकी वर्कशॉप्स को लेकर चल रहे होते हैं। हम पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रख रहे होते हैं जो कि फोर्टनाइटली हम पेरेंट्स को भी एंगेज करते हैं, खासतौर पे अपनी माओं को, ताकि वो एटलीस्ट अब इदारे में आए, दे शुड अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन क्या होते जा रहे हैं, उन्हें घर पर किस चीज़ को मॉनिटर करना है, सही, उन्हें एक एजुकेशन का स्ट्रीम कैसे बनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कामरान साहब से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनमें कुछ छुपी सलाहियतें भी होती हैं, तालीम के अलावा भी वो कुछ करना चाहते हैं। गेम्स इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक ज़बरदस्त हिस्सा भी हैं, एक्टिव भी आपको रखती हैं। तो जहाँ पर निसाबी गर्मियाँ हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कनकोडिया कॉलेजेस इनको कैसे लेके चल रहा है, इस पर भी बात होगी। और स्टूडेंट्स जो पास आउट हो जाते हैं, जॉब्स के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, एक ये चीज़ भी माइंड में रख के स्टूडेंट्स को आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे मेहमान डॉक्टर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कामरान साहब, ये कहिएगा, तालीमी सरगर्मियाँ तो चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको रिलैक्स भी थोड़ा किया जाए, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ भी इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा रिलैक्स रहें। क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके लिए प्लान की जाती हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दैट वी हैव आवर ओन स्पोर्ट्स क्लब, जिसमें हम लोग अपने बच्चों को जो हमारे पास एडमिट होते हैं वो स्पोर्ट्स बेस पे नहीं भी हैं। अच्छा। तो हम उनको गाइड करते हैं एंड वी टेक देम इन देयर गेम ऑफ इंटरेस्ट। सही। उसकी बेसिस पे व्हाट वी डू इज़ कि हम मल्टीपल टूर्नामेंट्स जो इन हाउस हमारे होते हैं, देन वी डेवलप अ टीम, और वो फिर कॉलेजिएट लेवल पे जो इंटर बोर्ड में भी हो रहे होते हैं या आपके
प्रोविंशियल लेवल पर भी हो रहे होते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स उसमें अपेयर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट वी आर हैविंग 548 प्लस गोल्ड मेडल्स, सही, मल्टीपल ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल्स, Great. और हमारे बच्चों ने इसके अंदर अपना लोहा मनवाया। सही, तालीमी माहौल बड़ा मैटर करता है। आपके स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हैं कि उनके क्लासरूम का माहौल ही होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, कुशादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बिल्डिंग के बारे में और लोकेशन भी बताइएगा कॉलेज के किधर है। एट द मोमेंट हम लोग लाहौर के अंदर तकरीबन को 5 कैंपसेस हमारे लाहौर में लोकेटेड हैं। ऑल अक्रॉस द बोर्ड अगर हमने 2021 में अपना फ्रेंचाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ऑन दैट बेसिस हम इंशाल्लाह बाय 22nd फर्स्ट इनटेक जो हमारा हो रहा होगा 22nd का, उसमें विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 75 to 80 कैंपसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड। सही। एंड अगर आपको मैं ग्रोथ रिप्रेजेंट करूं अपनी, तो हम अगले 5 साल में अपने आप को अगर गेज करें तो विल बी समवेयर अराउंड 300 प्लस कैंपसेस इन पाकिस्तान। जबरदस्त। सो वी आर द फर्स्ट वन हु लॉन्च्ड इन साउथ एज वेल, जिसमें कराची और उसके सारा सिंध वाला एरिया, सही, कोयटा वाली साइड पर भी हम लोगों का इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इंसेप्शन हो रहा है। लाहौर सेंट्रल रीजन, साउदर्न पंजाब, नॉर्थ वाला एरिया, वी आर ऑल बुक्ड एंड ऑल अवेलेबल इन एवरी पर्टिकुलर सिटी। ज़बरदस्त। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? हमें अपने बच्चों की एजुकेशन को कुछ सीरियस लेना होगा, क्योंकि सिर्फ रट्टा लगाने से एनवायरनमेंट नहीं बनता। हमें एक तस्बीह की तरह काम करना है, जिसमें असातिज़ा, स्टूडेंट, हमारा घर का माहौल, बहन भाई, रिश्तेदार और इलाके के लोग, ये सब एक तस्बीह की तरह। बिल्कुल। इसमें से कोई भी एक तस्बीह का दाना स्किप नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। सो दिस इज़ आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ उस तस्बीह के दाने में जो आपकी पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करें और अपना रोल प्ले करें। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली इससे फ़ायदा जो है वो आपके अपने बच्चों का होगा, क्योंकि यही स्टूडेंट्स जो हैं आने वाले टाइम में आगे बढ़ के मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स। वीवो मोबाइल के आज मॉडल्स हैं और पहला मोबाइल है वीवो Y31, 31,999 रुपये इसकी प्राइस। नेक्स्ट मोबाइल वीवो Y51 मोबाइल है और 32,999 रुपये इसकी कीमत। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल है वीवो S1 मोबाइल, 35,999 रुपये। वीवो Y20 मोबाइल है, 26,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। ये तो थे मोबाइल रेट जो कि आपने जान ली। मोबाइल रेट के बाद सब्जियों के रेट क्या है, मीट रेट्स क्या है, शामिल कर लेते हैं सेगमेंट आज के भाव। जी तो हम रेट्स क्या हैं ये जानेंगे। हमारे रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद है, कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की बनिस्बत आज सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को आ रहा है। जैसा कि अगर आलू कच्चा की बात करें तो वो 28 से 31 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर दर्जा दोइम जो है वो 72 से जो है 75 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात कर लें लहसुन देसी की तो 205 से 215 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और लहसुन चाइना की अगर बात कर लें इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है जो कि 300 से 310 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद साग की बात करें तो 38 रुपये, सब्ज़ मिर्च की बात करें तो 120 रुपये, टिंडे की बात करें तो वो 55 से 57 फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसके बाद करेला है वो 160 से 165, और इसके बाद शिमला मिर्च 170 से 176 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। जबकि अरवी की बात कर लें तो उसकी जो कीमत है वो 65 रुपये है, जबकि गाजर की अगर बात कर लें वो 35 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो मुतअद्दिद सब्ज़ियाँ हैं उसकी कीमतों में गुज़श्ता रोज़ की बनिस्बत चंद रुपये का ही इजाफ़ा हुआ है, किसी सब्ज़ी में 1 रुपये का या 2 रुपये का, और इसके अलावा कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसकी कीमत जो है वो गुज़श्ता रोज़ की बनिस्बत जो गुज़श्ता रोज़ थी वही कीमत है, मुस्तकम है। और
जबकि कुछ सब्जियां हैं जिसकी कीमतों में जो है वो मामूली उतार चढ़ाव देखने को आया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। कलीम हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों की कीमतों के बारे में बता रहे थे। सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें मामूली कमी है। अब लोग क्या कहते हैं जी, आपने बेसिक जो चीज़ें बनानी है, प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों में कमी कर दी जाए ताकि 2 वक्त की रोटी उनके लिए आसान हो जाए। अब आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे आप गोश्त बना रहे हैं, चाहे आप दालें बना रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। महंगी सब्जी तो चले आप नहीं खरीदेंगे, अगर आप दाल भी बना रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें खरीदनी है। लोगों का शिकवा ये है कि जब भी वीकेंड होता है ये तो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। तो लोग कह रहे हैं जी प्लीज़ कीमतों में इस्तेहकाम रखा जाए, डीसी रेट को यकीनी बनाया जाए, जो रेट लिस्ट वहाँ पे आवेज़ा की जाती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अच्छी चीज़ें दी जाएं। ऐसा नहीं है कि गैर मेयारी चीज़ें जो पड़ी हैं वो आप डीसी रेट के मुताबिक दे रहे हैं, सरकारी नरखनामे के मुताबिक दे रहे हैं, और अगर आपको अच्छी सब्ज़ी खरीदनी है तो महंगी सब्ज़ी के लिए अलहदा से काउंटर लगा दिया जाता है। तो इस पर लोग खासे परेशान हमें नज़र आते हैं हमेशा। खैर, सब्जियों के रेट हमने जान लिए, मीट रेट्स क्या हैं इस पर आ जाते हैं। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं, अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी 600 रुपीज़, 600 रुपये किलो, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 785, 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी 1580 और मटन मिन्स 1700 रुपये किलो। चिकन रेट अब बता देती हूँ जी आपको, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक वीकेंड पे आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आती है। 185 रुपीज़ है और 268 रुपीज़ इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा। ये है जी सरकारी रेट जो जारी किया जाता है। इसके बाद आज जी 175 रुपये में रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले है रिटेल प्राइस और 157 157 रुपये। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं 155 रुपीज़, 155 रुपये, 2 रुपये की कमी के साथ 155 रुपये में आप अंडों की खरीदारी करेंगे। और इसके बाद 156 रुपीज़, 156 रुपये गोरमे पे रेट है। सो नाज़रीन, ये तो थी हमारी रेट लिस्ट, आपके साथ शेयर कर दी है हमने। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया जी रेट क्या क्या चल रहे हैं सब्जियों के, मीट रेट्स क्या हैं, चिकन रेट क्या है। और अब वीकेंड पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, जो लोग ऑफिस से हमारी तरह जाते हैं, उनका ये होता है जी कि थोड़ा सा हम वीकेंड का वेट कर लें और फिर अपना शॉपिंग का प्लान बनाएं। मैं तो हमेशा यही प्लान करती हूँ। खैर, वीकेंड पे अगर आपने शॉपिंग करनी है तो कहाँ कहाँ ऑफ लगी है ये हम आपको बताएंगे बचत बाजार में। ब्रांड्स कौन कौन से हैं? पहला ब्रांड हमारे पास है ऑर्चर्ड ब्रांड, अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। चारकोल पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। इक्वेटर ब्रांड है जी, अगर आप यहां जाएंगे फ्लैट 50% ऑफ। क्रॉस कल्चर ब्रांड है, अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो फ्लैट 60% ऑफ। कुछ जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
जी, तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल संडे है, अच्छे तरीके से अपना संडे एंजॉय कीजिएगा। जिन लोगों की छुट्टी है, ऑल दो हमारे ऑफिस में तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संडे की ड्यूटी होती है, लेकिन जिनकी छुट्टी है अच्छे से अपना संडे प्लान कीजिए और बाहर निकलते हुए अगेन SOPs को आप लोगों ने फॉलो करना है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।